आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसे भारत की कहानी जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। व्यापार इतना व्यापक और समृद्ध था कि पिरामिड से लेकर रोम के साम्राज्यों तक फैला हुआ था, जिसका जिक्र रोम के एक लेखक ने अपनी किताब में भी किया था। लिखते हुए उसने यह कहा था, रोम वाले भारत पे इतने निर्भर हो गए हैं, अन्य देशों से लूट कर भारत पर लुटा रहे हैं। उस लेखक की लिखी यह किताब साफ जाहिर करती है कि भारतीय कितने समृद्ध और आत्मनिर्भर थे और भारत दुनिया भर में आपूर्ति का केंद्र था। यहाँ की कृषि व ग्रामीण व्यवस्था संसार में सर्वश्रेष्ठ थी। हमारी बैलगाड़ियों तक में चांदी जड़ी होती थी। इसको कमजोर करने व लूटने के लिए विदेशियों ने अनेक षड्यंत्र रचे, पर अंग्रेजों के आने तक कोई दूसरी ताकत इसमें सफल ना हो पाई। उस समय तक किसान व गांव पूर्णतः आत्मनिर्भर थे। वे किसी भी तरह से बाजारवाद से दूर रहकर भी उच्चतम स्तर के व्यापारी व बुद्धिजीवी थे। अगर यहाँ की संपन्नता की बात करूं, तो यहाँ लोग चांदी के बदले नमक खरीदते थे। खाद्य पदार्थ, वस्त्र व हर एक तरह की जीवन में उपयोग करी जाने वाली वस्तुओं का निर्माण हर गांव में किया जाता था। गोबर का खाद था और गोबर पर ही खाना बनाते थे। हर घर में चरखा, चक्की व वस्त्र बनाने की खड्डी होती थी। चारपाई, मूड़े व पीढ़े आदि का बनाव बाएं हाथ का खेल होता था। चमड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, काष्ठ उद्योग, खांड सारी, तेल उद्योग, भवन निर्माण व बर्तनों का निर्माण जैसे व्यवसाय हर गांव में होता था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद अपने चरम पर था तथा नाड़ी को तो छोड़ो, चेहरा देखकर वैद्य बीमारी बता देते थे तथा उपचार कर देते थे। किसान स्वयं व गांव की आवश्यकता अनुसार ही खेती करता था। कपास से सूत काता जाता था तथा बिलोने पशुधन से आहार में काम आ जाते थे। सन हर किसान एक क्यारी में बोता ही बोता था, जिससे उस गांव में हर घर की चारपाई व फर्नीचर को बनाया जाता था। सरसों आदि तिलहनों से तेल निकालकर खाने व दवा आदि अन्य उपयोग में लिया जाता था। खलियों को पशु खा लेते थे। जौ, गवार, मेथी, बाजरा, ज्वार, गन्ना, अनेक प्रकार के फल, साग सब्जियों व नाना प्रकार की औषधियां किसान के खेत में ही उगाई जाती थी। गेहूं आदि अन्न बहुत ही कम मात्रा में उगाए जाते थे। खलिहान या घर से ही फसल के सौदे हो जाते थे तथा भाव किसान ही तय करते थे। कंपनी राज स्थापित होने पर कंपनी हित में इस व्यवस्था को तोड़ा जाना आवश्यक हो गया था, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान नहीं बिकता। उस समय में यहाँ से निर्यात कर कंपनी ही सारा सामान विश्व भर में भेजती थी। कंपनी गांव से अत्यंत कम दाम में सामान खरीद या यूं कहे कि लूट कर अरब व यूरोप आदि भूभाग में वह सामान महंगे दामों पर बेचती थी। अरब एवं यूरोप में खाद्यान्न व मसाला आदि की आपूर्ति भी भारत से ही होती थी। सन 1885 में संपूर्ण बर्मा पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। उन्होंने सर्वप्रथम वहां की पारंपरिक खेती को नष्ट करने के लिए किसानों को केवल चावल उगाने पर बाध्य करना शुरू कर दिया था। इसके लिए बर्मा के बहुत बड़े क्षेत्र में वनों की कटाई करवाई गई थी। लकड़ी यूरोप भेज दी गई तथा उस भूमि पर बर्मा के किसानों को केवल चावल उगाने पर मजबूर कर दिया गया, ताकि कंपनी यूरोप व अरब के बाजारों में चावल की मांग पूरी कर सके। उसके बाद भारत के अन्य भागों पर अलग अलग फसलें उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जाने लगा। नील का उदाहरण आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा या सुना होगा। हरियाणा की बात करूं तो आज हरियाणा में किसान मुख्यतः सिर्फ गेहूं व चावल ही उगाता है तथा उन्हें बेचकर ही वह तेल, फल, फल, सब्जियां आदि गांव में ही पैदा हो सकने वाली वस्तुएं बाजार से खरीदता है। अब तो गांव में थैली वाला दूध व लस्सी भी बिकने लगी है। जानिए एक किसान की कहानी, उन्हीं के जुबानी। आपको इससे समझने में मदद मिलेगी व्यथा की कथा कितनी विदारक है। सन 1987 की एक घटना
मैं आज तक नहीं भूला, ना भूल पाऊंगा। मैंने हमारी 16 एकड़ की ज़मीन में मूंगफली उगा रखी थी और बड़े चाव से उसको लेकर के मैं मंडी गया था। मंडी में अन्य किसानों की तरह मेरी भी मेहनत का ढेर लगा दिया गया। पहले दिन तो कोई भी खरीदने नहीं आया, कोई बोली भी नहीं लगी, और दूसरे दिन 3-4 लोग पेट लटकाए हाथ मारकर ढेरियों में चले गए। तीसरे दिन वही गिरोह कहूँगा फिर आया और मेरी मेहनत को ऐसे बोली लगाई जैसे उसकी नज़रों में इसकी कोई कीमत ही ना हो। पड़ोसियों के ढेर से भी मेरी मूंगफली की कीमत पता नहीं किस वजह से बहुत कम लगी। गुस्से में मैं मूंगफली वापस लेकर के आ गया और गांव के ही एक व्यापारी को बेचना उचित समझा। किसानों से भी अपील व विनती है कि वो भी जो वस्तु घर में प्रयोग करते हैं, अगर वो खेत में उगानी संभव है तो बाजार से स्वयं वो अपने गांव को फिर अपने आप को भी आत्मनिर्भर बनाए। पानी तक तो हम बाजार से खरीद रहे हैं और घी हमारा उचित मूल्य पे बिकता नहीं है। तब मैं आज से कुछ बदला है तो वो सिर्फ कि भारत दुनिया भर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाना जाता था और आज स्वयं भारत बीमार है। उसकी वजह रासायनिक खादों के उपयोग से उगाए गए खाद्यान्न है। हमें फिर से वही अपनाना होगा जो हम करते थे, तब भी फिर से पुनरुत्थान कर पाएंगे। स्वयं का, स्वयं के परिवार का, स्वयं के गांव का, स्वयं के प्रदेश का और फिर अपने देश का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या खूब कहा था, निज उन्नत से ही देश की उन्नति हो सकती है। उनकी यह कही लाइन आज भी हर अवस्था में प्रासंगिक है। पुनर्जागरण की इस प्रक्रिया में एमडी बायोकॉल्स लेके आए हैं आपके लिए गोबर की खाद, जो पूर्णतः ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है, जिससे कि जमीन को उसकी उर्वरता शक्ति फिर से वापस मिल सके। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था और हमेशा रहेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए पिछले कई वर्षों से श्री राजेश सचदेवा और श्री नरेश सेठी जी अथक प्रयास से देश में खुशहाली और स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। कंपनी बिजाई से लेके कटाई तक के सभी जैविक और ऑर्गेनिक उत्पादों को देश भर में उपलब्ध करा रही है, जिससे देश रासायनिक खादों में जनित भोजन से मुक्त हो और स्वस्थ रहे। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वस्थ मन से सही सोच और सही समझ का। स्वस्थ होगा देश तभी तो आगे बढ़ेगा देश। देश को आत्मनिर्भर और स्वस्थ बनाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। आओ हम सब मिलकर आज यह कसम खाएं, आओ जागे और जगाएं, रासायनिक छोड़ बायो अपनाएं। एमडी बायोकॉल्स।